भवन से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आई है। सरकार और किसान नेताओं के बीच जो वार्ता है वो लगातार जारी है। सरकार के साथ में आज 10वें दौर की वार्ता हो रही है। इसी के साथ में आपको बता दें कि वार्ता में किसानों ने फिर से कानून रद्द करने की मांग की है और इसी को लेकर लगातार तीखी बहस हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर, सरकार किसानों के बीच में तीखी बहस हो रही है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही किसान नेताओं के साथ में सरकार की जो बैठक थी वो शुरू हुई थी, लेकिन एक बार फिर से ये बैठक बीती बैठक की तरह तल्खी बैठक में तब्दील होती जा रही है। सीधे तौर पर किसानों ने कहा कि नए कृषि कानून को रद्द किया जाए। इस पूरे मामले को लगातार लेकर चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि अब तक 10 दौर, आज की ये 10वें दौर की बैठक है। 9 दौर की बैठक अब तक हो चुकी है, जिनमें से एक बैठक जो कामयाब मानी जाती है, जिसमें पराली को लेकर और बिजली को लेकर जो मांग थी किसानों की, उसको सरकार ने मांग लिया था, लेकिन उसके बाद से लगातार जो बैठकें हो रही है वो बेनतीजा साबित हो रही है। और इस खबर पर राजीव, हमारे संवाददाता, हमारे साथ विज्ञान भवन से जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ तस्वीरें वहां देखने को मिल रही, किस तरह की अपडेट है, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार जो कृषि कानून को लेकर किसानों की जो मांग है वो अभी भी पूरी होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ लगभग कह सकते हैं 9 बैठकें हो चुकी है, 9 की 9 विफल रही है और कहीं ना कहीं 10वें दौर की जो बैठक है वो अब चल रही है। और कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही थी किसानों की तरफ से भी कि सरकार उनको जो डिमांड है, यानी कि कृषि कानून को लेकर जो वापसी की डिमांड है वो पूरी करे, मगर अभी भी कहीं ना कहीं आशंका यही जताई जा रही है कि सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। जी राजीव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी खुद कृषि मंत्री से भी बातचीत हुई और तमाम जो किसान नेता वहां पर पहुंचे उनसे भी आपकी बातचीत हुई। किस तरीके की उम्मीद उन्होंने जताई है, चाहे कृषि मंत्री की हम बात करें या किसान नेताओं की हम बात करें, आज की बैठक से कैसी उम्मीद जताई है? जी जी राजीव। तो राजीव की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको बता दें कि पहली मीटिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि सचिव पहुंचे थे और किसान संगठनों ने मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया था। उसके बाद से लगातार जो मीटिंगों का दौर है उसमें खुद कृषि मंत्री पहुंच रहे हैं और लगातार बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। आज 10वें दौर की बैठक है और सभी की निगाहें हैं कि आखिरकार आज की इस बैठक में क्या निकलकर सामने आने वाला है। तो राजीव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कृषि मंत्री ने और साथ में किसान नेता क्या उम्मीद जता रहे हैं आज की बैठक से? देखिए, मुझे लग रहा है जिस तरीके से लगातार जो बैठक चल रही है वो बैठक के अंदर कहीं ना कहीं यही नतीजा निकलने की कोशिश की जा रही थी कि कृषि कानून को जो समझौता है वो किया जा सके, मगर किसान अभी भी डटे हुए हैं कृषि कानून को वापस कराने के लिए, क्योंकि सरकार के बार बार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप कृषि कानून वापस लीजिए, नहीं तो हमारा आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। मगर जिस तरीके से लगातार सरकार जो है कहीं ना कहीं किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है, कि समझाने की कोशिश कर रही है कृषि कानून से कितना फायदा है, मगर ये हर बार का व्यक्ति के अंदर यही देखने को मिलता है कि कृषि कानून को लेकर कहीं ना कहीं सरकार ये समझाने की कोशिश करती है कि आपको फायदा है, मगर वो फायदा समझा नहीं पाते हैं। जी जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े और विज्ञान भवन पर लगातार वो डटे हुए, तमाम जो अपडेट है वो यहां तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी और महत्वपूर्ण आज की बैठक है किसान नेताओं के साथ में और सरकार के बीच में। एक बार फिर से सरकार कोशिश कर रही है तमाम किसान नेताओं को ये समझाने की कि नए कृषि कानून उनके फायदे के हैं, लेकिन किसान नेता लगातार, किसान नेताओं की यही मांग है कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। तो वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज पहली बैठक चल रही है किसान संगठन के नेता और सरकार के बीच। ये 10वें दौर की वार्ता है। आज किसान आंदोलन को 50 दिन के बाद हो चुके हैं, 50 दिन पूरे हो चुके हैं और आज 51वां दिन है। साथ में किसान आंदोलन से जुड़े संगठन ने दावा किया है कि किसान आंदोलन के दौरान 110 किसानों की जान जा चुकी है। किसान इन सभी को शहीद बता रहे हैं। हालांकि आज की बैठक से ठीक पहले किसान नेताओं ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से अपील की है कि नए कृषि कानून को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय की बनाई समिति जब सरकार को बुलाएगी तो हम अपना पक्ष समिति के सामने रखेंगे। आज वार्ता की तारीख तय थी, इसलिए किसानों के साथ हमारी वार्ता हो रही है। तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के साथ चर्चा के माध्यम से ही कोई रास्ता निकाला जाए। तो वहीं आज किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। इसके लिए राहुल गांधी ने सभी से कहा है कि किसानों के समर्थन में सरकार के खिलाफ इस सत्याग्रह में अपना सहयोग दें। लेकिन इन सबके बीच सभी की नजरें आज इस बात पर हैं कि क्या आज की इस बैठक से कोई नतीजा निकल पाएगा या फिर हर बार की तरह इस बार भी किसानों को सिर्फ मायूसी ही हाथ लगेगी।
रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी। तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि दरअसल सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसकी प्रतिबद्धता हो। मुद्दे भी वही है, स्थान भी वही है, हम भी वही है, सरकार भी वही है। कानून सरकार ने बनाए, कानून पार्लियामेंट से बनाए, पार्लियामेंट खत्म हो गए। सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अब जा पहुंचा ऐसे है और सरकार... चलो 2 महीने बाद में बातचीत कर लेंगे भाई। जो कमेटी है वो रिपोर्ट ये देगी कि कानून ठीक है, 2 महीने बाद में बातचीत कर लेंगे। नहीं, लेकिन जब कमेटी मैं कह रहा कि कमेटी अगर 2 महीने बाद में रिपोर्ट देगी, कमेटी के एक सभ्य तो पीछे ठीक है, और तो 2 महीने बाद में बात कर लेंगे। क्यों बुला रही फिर बात करने के लिए? क्या सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है सोमवार को, उसको वो लेकर दूसरे इशू पे होगी, वो शायद 26 तारीख को। जो बैठकों का दौर है वो जारी है। दूसरी बैठक की अगर हम बताएं तो 13 नवंबर को दूसरी बैठक हुई थी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के साथ में मीटिंग की। 7 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। तीसरे दौर की वार्ता 1 दिसंबर को हुई। 3 घंटे बात हुई। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन किसान संगठन तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। 3 दिसंबर की हम बात करें तो चौथे दौर की वार्ता हुई और 7.5 घंटे तक ये बातचीत चली। सरकार ने वादा किया कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। किसानों का कहना था कि सरकार एमएसपी पर गारंटी देने के साथ साथ तीनों कानूनों को रद्द करे। 5वें दौर की अगर हम बातचीत की करें तो 5 दिसंबर को यह 5वें दौर की वार्ता हुई थी। सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार हुई, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया कि कानून रद्द करने पर सरकार हां या ना में जवाब दे। और इस बीच विज्ञान भवन से हमारी सहयोगी मनिंद्र कौर जुड़ चुकी हैं। मनिंद्र कौर, विज्ञान भवन की वो तस्वीरें भी आप दिखाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन साथ में अपडेट क्या है, किस तरीके का वहां पर माहौल है? जो तमाम किसान नेता वहां पर पहुंचे, किस तरह की बात कहते हुए नजर आए? और अंदर जो बैठक भी चल रही है, क्या वहां से कोई अपडेट निकल कर आया है? जी मोहित, हम लगातार विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखा जाए तो लगातार मीटिंग जारी है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, किसान है जो अंदर बैठक उनकी जारी है, वो मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बैठक करते हैं और हर बात यही उम्मीद होती है कि कोई ना कोई हल निकलेगा। और इसी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान भी मौजूद है, कंवलजीत सिंह, इनसे भी बातचीत करेंगे। अंदर बैठक जारी है। जी बिल्कुल, हाँ जी, हमारे मेन लीडरशिप जो है वो सारे अंदर बैठक में बैठ चुके हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं इसमें से क्या नतीजा निकल के हमारे सामने आता है। जी जैसे कि हर बार बोला जाता है कि जो मीटिंग है इसमें कुछ हल निकलेगा, तो इस बार क्या लगता है कुछ नतीजा निकल पाएगा? देखिए, नतीजा निकालना अब सरकार के हाथ में है। हम लोग तो हर बार मीटिंग में आते हैं और पूरी तैयारी से आते हैं। जो हमारे नुक्ते हैं उनको हम हमेशा पूरी स्पष्टता से सरकार के सामने रख चुके हैं। बल्कि पिछली मीटिंगों में जो आपने देखा होगा 7th राउंड में हमने जो एजेंडा भेजा था, उससे पहले सरकार हमारे को वेग किस्म के एजेंडा के ऊपर भगा रही थी, इधर उधर कभी ट्यूशन लगा देती थी कि कानूनों का क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। तो 7th राउंड में ये हुआ था कि हमारे एजेंडे के ऊपर सरकार ने मीटिंग की और उसको एक्सेप्ट किया। तो हमारा एजेंडा बड़ा क्रिस्प एंड क्लियर है। पहले नंबर का एजेंडा है कानून वापस करने की, रद्द करने की प्रक्रिया क्या होगी। दूसरा एजेंडा बहुत क्लियर है कि एमएसपी की लीगल गारंटी की प्रक्रिया क्या होगी। तीसरे और चौथे एजेंडे के ऊपर सरकार जो है वो पिछली मीटिंगों में आपको उन्होंने बताया भी था कि वो मान चुके हैं। सो इस बार उनके पास 2 ही एजेंडे हैं, तो इससे हम समझते हैं कि बिल्कुल हल की तरफ जो है चीज़ें बढ़ी हैं। 4 में से 2 एजेंडे उन्होंने माने, लेकिन हमने कहा कि उन दोनों की कोई वैलिडिटी नहीं है जब तक पहले 2 एजेंडा के ऊपर बात नहीं होती है। तो आज पहले 2 एजेंडा के ऊपर बात होना तय है, लेकिन अब सरकार की मंशा क्या है वही तय करेगी कि मीटिंग जो है उसमें से कितना फ्रूटफुल वो निकाल पाते हैं। मनिंद्र, एक सवाल इनसे ये भी पूछिए कि क्या जिस तरीके से लगातार जो सुनवाई क्योंकि चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, अगर सरकार ये कहती है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती है, कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपती है, तब तक आप लोग आंदोलन खत्म कर दीजिए और आगे कोई बातचीत नहीं होगी, तो क्या आंदोलन जारी रहेगा? 2 महीने तक इंतजार करेंगे? मोहित, अंदर से एक नई अपडेट सामने आई है। जो किसान अंदर केंद्र के साथ बैठक कर रहे हैं, केंद्र इस बार फिर किसानों की समझाने की कोशिश करी है, उनको शोध करने की मांग कर रही है कि इन कानूनों में शोध कर ली जाए। सरकार एक बार फिर अड़ी हुई नजर आ रही है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे हम किसान से। इस बार फिर सरकार अंदर जो अड़ गई है कि आप कानून में शोध कर लें।
देखिए, ये स्क्वायर वन पे जाने वाली बात है। ये पहले 6 राउंड्स के अंदर यही हो रहा था। पहले बहुत सारे राउंड्स में तो सरकार जो है वो सिर्फ हमें समझा रही थी कि कानून आपके फ़ायदे में है, ऐसे के ऐसे मान लीजिए। उसके बाद सरकार कहने लगी कि ठीक है, हमने आपकी बातचीत में से, आपकी दलीलों में से 9 नुक्ते छांटे हैं जिनके ऊपर हम अमेंडमेंट कर देंगे। हम लोगों ने तब भी उनको कहा था कि हमारी प्रॉब्लम है आपके कानूनों के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर। आपके कानूनों के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं कि किसानों की फसल को खरीदने के लिए सरकारी व्यापारी को अलाउ किया जाएगा। इसी एम एंड ऑब्जेक्टिव के साथ हमारी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कानून का हम लोग एक पूरत से रद्द करने से कम कुछ भी नहीं मान सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट उनके सामने की जा चुकी है। और लास्ट मीटिंग में जब एजेंडा उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये सरकार को देखना पड़ेगा कि जो एजेंडा उन्होंने एक्सेप्ट किया पिछली से पिछली मीटिंग में, वो उस एजेंडे में बहुत साफ लिखा हुआ है कि कानून के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कानून को रद्द करने की प्रक्रिया के ऊपर बात करने के लिए आपके साथ बैठे हैं। तो अगर सरकार जो है वो एजेंडा से इधर उधर बात करेगी तो कुछ नहीं निकलेगा। आप देखिए, पहले 6 मीटिंग्स के अंदर वो एजेंडा से इधर उधर बात कर रहे थे। वो यही हमें समझा रहे थे कि आपके कानून फायदे में है, या फिर समझाने लगे कि कानून में ये सुधार जो हैं, इन अमेंडमेंट्स को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये बातें वो कर चुकी हैं, क्यों रिपीट कर रहे हैं? इन सब बातों की दलीलें उनके पास जा चुकी हैं। हमारे पास कोई नई दलील नहीं है, उनके पास भी कोई नई बात नहीं है। तो ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। सरकार को समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इतनी जनता जो है वो सड़कों के ऊपर बैठी हुई है, पूरी ठंड के अंदर लोगों शहीदियां प्राप्त कर रहे हैं, मर रहे हैं हमारे साथी। तो ऐसी हालत में सरकार को और टाइम व्यक्त करके और लोगों की जानों का इंतजार नहीं करना चाहिए चले जाने का, और सीधा सीधा नुक्ते के ऊपर बात करनी चाहिए। अमेंडमेंट नहीं, रद्द करने की प्रक्रिया बताइए क्या होगी। क्योंकि पिछली बार भी नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से ये कहा गया था कि अगली जो मीटिंग होगी उसमें कुछ हल जरूर निकलेगा, लेकिन फिर सरकार इस बार अड़ियल जो रवैया वो अपना रही है किसानों के साथ। हमें ऐसा लग रहा है कि ये सरकार की बहुत ही गैर मानवीय अप्रोच है। ये सरकार के सामने है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हम एक शांतमयी आंदोलन को गला नहीं दबा सकते हैं। तो इसका मतलब सरकार को समझ लेना पड़ेगा कि इस आंदोलन की हमारे देश के अंदर एक लेजिटिमेसी है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस आंदोलन की लेजिटिमेसी को माना है। तो ऐसी हालत में सरकार को समझ लेना चाहिए कि एक लेजिटिमेट आंदोलन है, जिसके चलते जनता जो है वो दुख में है, वो तकलीफ में है, कष्ट में है। तो क्या उस कष्ट को नरेंद्र तोमर या उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो महसूस करते भी हैं? ये बात उनको समझ आनी पड़ेगी। और ये बात कहां से नजर आएगी? ये बात इस बात से नजर आएगी कितने तत्पर हैं वो इन कानूनों को रद्द करने के लिए। जितने तत्पर होंगे उसी से हमें समझ में आएगा वो किसानों की जान के प्रति कितने सुहृद हैं। क्योंकि देखा जाए, जैसे अंदर संशोधन की बात की जा रही है कि आप कानून में संशोधन कर लीजिए, तो लगता है कोई बात बन पाएगी आज? नहीं, संशोधन के ऊपर कोई किसान सहमत नहीं हो पाएगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सिंगल किसान भी पंजाब के अंदर सब जान चुके हैं आज के समय में कि संशोधन के नाम के ऊपर कानून को बचा लिया जाएगा, और उस कानून के जरिए अंबानी, अडानी और तमाम किस्म के वॉलमार्ट जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को हमारे किसान के ऊपर लाद दिया जाएगा। किसान पहले ही खुदकुशी कर रहा था, किसान पहले ही बुरी हालत में था। ऐसी स्थिति में और ये जो कॉरपोरेट के घराने हैं, इनके आ जाने से हम लोग मारे जाएंगे। खत्म हो जाएगी हमारी खासतौर पे बिल्कुल छोटी मध्यम किसानी, टोटल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये कानून के अंदर संशोधन किसी को भी मंजूर नहीं है। केवल और केवल मांग है इनको रद्द कीजिए और किसानों की एमएसपी की गारंटी करने के लिए 2 महीने का कानून इंतजार करेंगे? समिति की रिपोर्ट सौंपने तक क्या इंतजार करेंगे किसान? वहां पर बैठे रहेंगे आंदोलन में? मनिंदर, ये सवाल। अगर आज भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया तो क्या आप लगातार यहीं पर बॉर्डरों पर डटे रहेंगे लगातार? जी, हम लोग बहुत पहले से ये स्पष्ट कर चुके हैं कि हम लोग उदाहरण दिया करते हैं हमारे नेता कि 9 महीने आंदोलन चला था जब 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन चाचा अजीत सिंह ने लड़ा था 1906 में। तो आज हमारी तैयारी उस रिकॉर्ड को भी आगे बढ़ जाने तक की है। हमारी जनता के पास न तो राशन की कमी है, ना हमारे पास लोगों की कमी है, ना हमारे पास संसाधनों की कोई कमी अभी आ रही है। तो आंदोलन जो है वो पूरे अपने जलवे में है, जलाव में है। और इसी तरह, इसी ताकत के साथ हमारे टोटल पंजाब, हरियाणा और एक के बाद एक स्टेट हमारे साथ मिलती चली जा रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमाम इधर साउथ की स्टेट्स के अंदर से वहाँ की गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक के बाद एक रेजोल्यूशन पास कर रही हैं। तो सरकार जितना इसको लंबा खींचेगी, सरकार के लिए संकट जो है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। आगे सरकार जितनी इलेक्शंस इस देश के अंदर लड़ना चाहती है, सब इलेक्शंस के अंदर उनको इस आंदोलन की गर्मी को महसूस करना पड़ेगा। तो हम लंबा आंदोलन लड़ने की तैयारी से आए हैं। बॉर्डर के ऊपर ही लड़ेंगे और आगे बढ़ना पड़ेगा, जहां बढ़ना पड़ेगा हम वो करेंगे, लेकिन इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद मनेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारी सहयोगी विज्ञान भवन से जुड़ी हुई थी, आपने वो तस्वीरें देखी, लेकिन साथ में उन्होंने जिस तरीके से कमलजीत जो कि किसान नेता थे उनकी बात सुनाई, आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनकी बातों में वो जोश झलका है। उन्होंने किसी भी तरह का दुख नहीं, उन्हें किसी भी तरह की इस बात का अफसोस नहीं कि भी और वक्त लगेगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक ये जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। इसी के साथ में आपको बता दें कि लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विज्ञान भवन की, लेकिन साथ में बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। 10वें दौर की वार्ता आज चल रही है, तीखी बहस अंदर चल रही है और किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं कि नए कृषि कानून को रद्द किया जाए और साथ में सरकार यही अपना तर्क दे रही है कि संशोधन किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो लगातार दोनों ही पक्षों की तरफ से तीखी बहस चल रही है, लेकिन कौन सा पक्ष इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखने में कामयाब रहेगा और क्या नतीजा आज की इस बैठक से निकलकर सामने आएगा, इस पूरी बैठक को लेकर पूरे देश की निगाहें हैं और साथ में निगाहें इस बात पर भी है क्योंकि समिति को 2 महीने का वक्त मिला है। क्या 2 महीने के लिए इस वार्ता को भी टाला जा सकता है? और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। गौरव जैन हमारे साथ कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। वहीं बीजेपी से हमारे साथ वसीम राजा हमारे साथ हैं, आपका भी सर स्वागत है बहुत बहुत एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले वसीम साहब मैं रुख आपका करना चाहूंगा, आज की बैठक है, जिस तरीके से हमारी सहयोगी ने अंदर से अपडेट दिया है और बताया कि किस तरीके से दोनों तरफ से तीखी बहस चल रही है, सरकार अभी भी इस बात पर अड़ी है कि हम सिर्फ संशोधन करेंगे, क्या कहेंगे सर आप? देखिए जी, सबसे पहले तो उम्मीद से दुनिया कायम है जी। उम्मीद करते हैं कि आज नतीजा निकले और ये आंदोलन की समाप्ति हो जी। सबसे पहले तो हम इसकी कामना करेंगे कि आज बैठक जो है अच्छी हो जाए और बैठक के बाद इस आंदोलन की समाप्ति हो। और मैं एक बात कहूंगा, सरकार ने जब जिन जिन मुद्दों पे चर्चा करने के बाद जो किसान भाइयों की मांगे थी उससे संशोधन करने के लिए तैयार है, तो कृषि बिल को रद्द करने की जिद क्यों? आखिर जिद के पीछे कारण क्या है? मैं एक बात स्पष्ट कहूंगा, कांग्रेस इस किसान आंदोलन का बहाना बना के राजनीति करने से बाज आए और इस आंदोलन में आग में घी डालने का कार्य ना करे, क्योंकि अगर वो आग में घी डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस कानून को लागू किया जाएगा, किसान भाइयों की सहमति से लागू होगा और इस कानून के लागू होने के बाद जब किसानों को ये कानून सशक्त करेगा तो इनकी लगाई हुई आग इन्हें खुद ही जला के निस्तो नाबूद कर देगी। इसलिए कांग्रेस को इसमें सार्थक भूमिका निभाते हुए, किसान हित को देखते हुए इसमें आग लगाने का काम नहीं करना चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे और भी हैं और विषयों पर राजनीति करें। कम से कम कृषि क्षेत्र में जो देश के अन्नदाता हैं उनके ऊपर राजनीति ना करने से बाज आए और किसानों को सशक्त करने के लिए जो सरकार कानून लेके आई है उसको इससे किसानों से दूर रहने का रास्ता ना बनाए। मैं यही ठीक है कहूंगा। सर, ठीक है। गौरव जी मैं रुख आपका करना चाहूंगा, 3 चीजें। पहली तो आपको क्या उम्मीद है आज की इस वार्ता से? दूसरा, वसीम साहब ने जिस तरीके से अपनी बात कही उसका आप क्या जवाब देंगे? तीसरा, क्या आप भी मौके की तलाश में हैं और ये आपके लिए सुनहरा मौका है, यही वजह है कि आज आपका हल्ला बोल है, सत्याग्रह चल रहा है किसानों के साथ? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि जो किसान आंदोलन है जी, ये किसी पार्टी ने खड़ा नहीं करा जी, ये जो किसान आंदोलन है ये पूर्णतः सरकार की गलत नीतियों की वजह से जी। है और कोई इसमें हमने आप क्या मानते कि सरकार कांग्रेस जो सरकार है उसने कांग्रेस पार्टी से पूछ के ये कानून बनाया या जो सरकार है क्या उसने किसानों से पूछ के ये कानून बनाया? सरकार ने किसी से पूछकर ये कानून नहीं बनाया, इसी वजह से तो आज किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसमें ना कांग्रेस पार्टी का हाथ है ना इसमें किसी किसान आंदोलन का संगठन का हाथ है। इसमें जो सरासर हाथ है वो भाजपा का है और उसकी जो केंद्र शासित सरकार है उसका है, क्योंकि ये जो पूरी गलतियां हैं, ये जो पूरी खामियां हैं, ये उसी के कानून की वजह से हैं। हम ना कोई मौका तलाश रहे थे ना हम कोई कर रहे थे। ये तो आप जब खुद ही यहाँ पे जब किसान उतरेंगे सड़कों, आप सब बताइए, करोड़ों किसान आज सड़कों पर है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उनके साथ खड़े होने का? हमारा क्या कर्तव्य नहीं बनता कि उनकी जो आवाज वो बोल रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का? तो ये तो हमारा मतलब मौलिक अधिकार है जिसको किसान ला रहे हो और जो सरकार कर रही है। जैन साहब, किसानों के साथ खड़ा होने का अधिकार है और आप खड़े भी हैं, लेकिन क्या आप उस मामले पर भी खड़े हैं कि जो करनाल में स्थिति हुई,
जो वहां पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को तहस नहस किया गया, क्या आप उसके साथ भी खड़े हैं? क्या आप उसके साथ भी खड़े हैं कि जो लगातार जिस तरीके से अलग अलग तरह के पोस्टर देखे जा रहे हैं आंदोलन में, उसके आप साथ में हैं? क्या खालिस्तान के झंडा लहराने के लिए जो $2.5 लाख देने का ऐलान किया गया है, क्या आप उसके साथ हैं? जी देखिए, हम ना खालिस्तानियों के साथ में है, ना हम पाकिस्तानियों के साथ में है। हम लोग साथ में है सिर्फ किसानों के, और हमारा जो मुद्दा है वो सिर्फ किसानों का बिल है। ना हमें और किसी मुद्दे से मतलब है, ना हमें और किसी मुद्दे से लेना देना है कुछ। और ये जो भ्रामक बातें फैला रहे हैं, हो सकता है इसमें कई बार हमने देखा कि जो इन्हीं के समर्थक जो लोग होते हैं वो चले जाते हैं वहां पर, और वहां पर बोलते हैं कि हम खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम जो भी हैं। तो ये एक तरीके से डिसरिगार्ड करने की ये पूरी कोशिश है इस पूरे आंदोलन को। तो चूंकि इन्होंने बहुत सारे तरकीबें आजमाई, पहले भी उन्होंने बोला कि ये हैं, ये वो हैं। अब आप एक बात बताइए, कौन सा आतंकवादी, कौन सा व्यक्ति होगा जो वहां पे 60 दिनों तक सड़क में बैठा रहेगा गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने के लिए? हमने तो देखा आरएसएस के लोगों को कैसे वो वहां पर आग लगा देते हैं, कहीं पर बम लगा देते हैं, कहीं पर कुछ कर देते हैं। ये तो जो लोग किसान वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं वहां पर, आत्महत्या वहां पे उन्होंने करी हुई है। नहीं गौरव जी, मैं इस पे वसीम साहब का भी कमेंट लूंगा, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये कि क्या वाकई में कांग्रेस का हाथ नहीं है? कांग्रेस बिल्कुल इससे दूर है, वो किसानों को नहीं भड़का रही है शुरुआत से ही? क्योंकि इससे पहले अगर हम नागरिकता कानून की बात करें, उससे पहले एक रैली हो जाती है, रैली में राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, ये कहते हैं कि आपके कानून खत्म हो जाएंगे, आपको जेलों में डाल दिया जाएगा, इस तरह की बातें कहते हैं। उसके बाद क्या स्थिति हुई देश ने देखी, ट्रैक्टर रैली निकाली जाती है, ये कहा जाता है कि आपकी जमीनें अडानी अंबानी छीन लेंगे, एमएसपी खत्म हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें कही जाती है। क्या लग रहा है कि क्या आप लोग नहीं है इसके पीछे, आपका कोई हाथ नहीं है? जी गौरव जी। हेलो जी गौरव जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी गौरव जी, इसको हम ठीक कराते हैं। रजा साहब, मैं आपका रुख करूंगा। गौरव जी, तो इसका हम जवाब उनसे लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा कि अगर इतने दिनों से लोग बैठे हैं, 60 दिनों से शांति पूर्ण तरीके से, और ऐतिहासिक ये है क्योंकि लाखों की संख्या में, अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं और अब तक किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई है, करनाल की घटना को छोड़ दें क्योंकि वो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान नहीं थे, वो अलग हैं। देखिए मोहित जी, जैसे कि मेरे भाई गौरव जी कह रहे हैं जी कि जब आपने जो इनसे सवालात पूछे तो इनकी आवाज कट गई कि ये खुद नहीं जवाब देना चाहते। मैं एक बात कहूंगा कि जब भी देश के हित में कोई बात आती है तो ये इसका विरोध करते हैं। जैसा कि सारे विषयों पे आपने बोल दिया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जैसा कि जब एनआरसी या सीएए का कानून आता है तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं। इस आंदोलन के भी बीच में कुछ ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की रिहाई की मांग करने की बात आ गई, और जब पूरे देश के सामने ये नंगे हो जाते हैं तो फिर कहते हैं हम इस आंदोलन में, हम ये सब चीजों से दूर हैं, इन सब लोगों के साथ नहीं है। लेकिन जैसे कि ये बात कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गांधीवादी तरीके से, पूरे अहिंसा, पूरे एकदम शांतिमय तरीके से इस आंदोलन को किया जा रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष पे हमला हुआ, क्या वो गांधी जी का तरीका था क्या? अब कुछ दिन पहले हमारे पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पंजाब के शिक्षण सूद जी के घर पे गोबर फेंका जाता है, क्या वो शांतिमय तरीके से होता है क्या? हमारे भाजपा के पंजाब के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला होता है, ये गांधी नीति है क्या? ये क्या कहना चाहते हैं? पूरे माहौल को खराब करना चाहते हैं ये लोग इस आंदोलन में अपनी सियासत ढूंढ रहे हैं। और बार बार लगातार हम एक बात कह रहे हैं कि कांग्रेस जो करने जा रही है, जो ये सियासी जमीन ढूंढ रही है किसान आंदोलन में, वो उन्हें मिलने वाला नहीं है। और सरकार का रुख स्पष्ट है, सरकार किसानों को सशक्त करना चाहती है, और आज की बैठक में मुझे उम्मीद है कि हल भी निकलेगा और इस कानून को लागू भी किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ठीक है वसीम साहब, मैं आपका रुख करूंगा और इस पर जवाब भी लूंगा राहुल जी का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आज कांग्रेस का बोल है। पूरे देश में जो लगातार किसान आंदोलन चल रहे हैं उनके समर्थन में, किसानों के समर्थन देने के लिए कांग्रेस की तरफ से आज का ये सत्याग्रह है। तमाम जो राजभवन है उनको घेरने की तैयारी और साथ में प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, और इसी को लेकर अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो चंडीगढ़ में इस वक्त कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अपनी मांगों को लेकर किसानों के समर्थन में निकले हैं, राजभवन को घेरने की तैयारी। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके का ये किसानों के समर्थन में कांग्रेस का ये प्रदर्शन है, विस्तार से बताएं।
जी अभिषेक। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा कांग्रेस की ओर से ये चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया जा रहा है और जो प्रदेश कार्यालय है हरियाणा का, वहां से ये कार्यकर्ता और जो तमाम बड़े नेता हैं हरियाणा से जुड़े हुए, वही जो प्रभारी हैं विवेक बंसल उनकी अध्यक्षता में और कुमारी शैलजा जो प्रदेश अध्यक्ष है और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी अध्यक्षता में ये जो है रोष मार्च निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह बैरिकेडिंग चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा पुलिस की टीमों के द्वारा की गई है, क्योंकि हरियाणा पुलिस के 300 जवान और चंडीगढ़ के 300 जवान, टोटल 600 जवान यहाँ पर खड़े किए गए हैं इन कार्यकर्ताओं को राज्यपाल के निवास स्थान पर जाने से रोकने के लिए। तो ये जो प्रदर्शन है ये कृषि कानूनों के विरोध में जो किसानों के इस समय जैसे धरने पे बैठे हैं उस आंदोलन का समर्थन करने के, और जो वृद्धि लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार जो वृद्धि हो रही है उसको विरोध जताते हुए कांग्रेस का प्रदर्शन है। पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लेकिन हम इस समय चंडीगढ़ में खड़े हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह इन बैनर पकड़े हुए हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने। ये आप देख पा रहे हैं कि उधर की तरफ से इधर से कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ता को दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से पुलिस उनको रोक रही है। और जो अभी तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता इनके मौजूद हैं, जो कि अभी राज्यपाल हरियाणा सत्यदेव नारायण आर्य के जो गवर्नर हाउस है वहां पर ये जाने की तैयारी में है। जी बिल्कुल अभिषेक, वो तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों तक दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें हैं जो लगातार हम तक आप साझा कर रहे हैं, लेकिन किस तरह की सुरक्षा के वहां पर इंतजाम है और कितनी बड़ी संख्या है, क्या कुछ तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? जी देखिए, बिल्कुल सैकड़ों की तादाद में इस समय जो कार्यकर्ता और जो नेता हैं हरियाणा कांग्रेस से जुड़े हुए वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जो ये सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा पुलिस कि यहाँ पर 300 जवान लगाए गए हैं। टोटल 600 जवान यहाँ पर मौजूद है, जो कि हरियाणा के से जुड़े नेताओं को और ये जो कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हैं इनको रोकने के लिए, ताकि ये गवर्नर हाउस तक जा ना पाए, उसका घेराव ना कर सके। जी बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वो तस्वीरें भी आप लगातार हम तक साझा कर रहे हैं, दर्शकों तक पहुंच रही हैं कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहां पर खड़े हुए हैं और लगातार वो भी वहां पर अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ में एक सवाल ये भी हम जानने की कोशिश करें कि बाकी अगर हम दूसरे जो तमाम बड़े नेता हैं कांग्रेस के, चाहे हरियाणा से जुड़े हुए, पंजाब के से जुड़े हुए हों, क्या वो नेता भी वहां पर पहुंचे हैं? क्योंकि लगातार बीजेपी गुटबाजी के जो आरोप हरियाणा में कांग्रेस के ऊपर लगाती है। नेता विपक्ष से हम बात करते हैं, ये नेता विपक्ष यहाँ पर खड़े हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी हैं। हुड्डा साहब से बात करते हैं। हुड्डा साहब, किस तरह का प्रदर्शन है और क्या मांग है कांग्रेस की ओर से? हमारी ये मांग है, ये जो कानून लाए हैं कृषि के इनको वापस लें, क्योंकि ये किसानों के विरोध में है, अहित में है किसान के, और किसानों की मांगों का हमारा पूरा समर्थन है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं इस रोष मार्च के द्वारा? तुरंत ये कानून वापस ले और डीजल के भाव घटाएं। तो डीजल और पेट्रोल की जो मार, एक तरफ तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं जो कि किसानों को पे ये दोहरी मार इसको कहा जा सकता है, क्या इस बात से आप सहमत हैं? तभी तो किसान आज बर्बादी के कगार पे है और ऊपर से ये कानून और डीजल का भाव बढ़ गया। आज फिर एक बार बैठक का दौर शुरू होगा, लगता है कि कोई इसमें कोई निर्णय निकल के आने वाला है या आने वाले जो किसानों का जो 26। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए और तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। वो तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उनकी और भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। व्यवस्थापक शिवमाशंकर प्रत्या जी, आईजीएल के बिजनेस हेड CSK शुक्ला जी, मोक्ष धाम की परिकल्पना जिन्होंने की, ऐसे वरिष्ठ समाजसेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री परशुराम शुक्ल जी, सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी और उपस्थित सहजनवा में उपस्थित विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आईजीएल गीडा को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सहजनवा क्षेत्र के नागरिकों की भावनाओं को सम्मान देते हुए कालेश्वर के मोक्ष धाम में देवादिदेव महादेव की इस भव्य प्रतिमा
की स्थापना के लिए अपना सहयोग दिया और आज इसका लोकार्पण संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर पूरे क्षेत्रवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और देवाधिदेव महादेव से आप सबके सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए प्रार्थना करता हूं। वास्तव में मृत्यु जीवन की एक सच्चाई है, लेकिन जीवन की सत्यता को अक्सर हर व्यक्ति नजरअंदाज कर देता है। हमें अक्सर इस बात को देख करके आश्चर्य होता है कि जीवन की सच्चाई को जानने के बावजूद हर व्यक्ति इस सच्चाई को छुपाने का प्रयास करता है। मोक्ष धाम की परिकल्पना ये वास्तव में जीवन की उस सच्चाई को आम जन के सामने रखने और जीवन में स्वच्छता का महत्व क्या हो सकता है, इसके प्रति जागरूकता का एक कार्यक्रम भी है। कालीसर के जिस स्थान पर मोक्षधाम स्थापित हुआ है, आज से 12-15 वर्ष पहले यहां पे स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पवित्र राप्ती नदी के तट पर बने हुए इस स्थल पर गंदगी भी रहती थी और उसी स्थान पर लोगों को अंतिम संस्कार की क्रिया को भी संपन्न करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। श्री परशुराम शुक्ला जी के नेतृत्व में 2012-13 के बाद तो आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। वहां पर महादेव की एक मूर्ति का लोकार्पण किया गया, उस कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं, तमाम लोगों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन हम चर्चा का रुख करते हैं। चर्चा में किस तरीके से वो तस्वीरें आपने देखी कि चंडीगढ़ में कांग्रेस के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आपने बात भी सुनी, नए कृषि कानून रद्द करने की उन्होंने मांग कही और साथ में तेल की कीमतों को कम करने की भी मांग की है। राजा साहब कुछ कह रहे थे, लेकिन साथ में राजा साहब मैं आपका रुख करूंगा। एक सवाल यह भी होगा कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ने आज पूरे देश में ये प्रदर्शन किए, उन पर आप क्या कहेंगे और पूरी बात भी अपनी। देखिए मोहित जी, हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि अगर जिस दिन ये कांग्रेस इस आंदोलन में आग लगाना बंद कर दे तो ये आंदोलन जो है समाधान की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। वो किसानों का नुकसान ना करे, ये मैं कहूंगा। अगर उनको प्रदर्शन करने का इतना ही शौक है तो एक बार वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर का भी घेराव करे, कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जिन्होंने जाके पंजाब के हर घर में, हर गांव में जाके ये वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। किसानों के कर्जे को तो माफ किया नहीं। जिन जिन वादों को लेके पंजाब में सरकार बनाया कांग्रेस ने, एक भी वादा अपना पूरा नहीं कर पाई। तो कम से कम वो कांग्रेस के कार्यकर्ता कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी एक बार सवाल पूछ ले। और मैं ये कहूंगा कि किसानों के हितों को देखते हुए कृषि बिल पे, इस कृषि कानून के ऊपर राजनीति करने से बाज आए, अन्यथा देश में आप लोगों की वैसे ही समाप्ति हो गई। कुछ जगहों पे आप बैठे हैं, उन जगहों से भी आपकी समाप्ति होना तय है। इसलिए कम से कम कभी भी सार्थक राजनीति करें जो देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो। कभी आप इसकी भी चिंता करें, हर वक्त अपने राजनीतिक मुद्दे देखना बंद करें और किसानों के लिए जो इस कानून को लेके आई है सरकार, इसका समर्थन करे और किसानों को इस कानून का लाभ लेने में उनका साथ दें और उनको तक होने दें। क्योंकि आपका जब समय था आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। आज जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये हमारे भाई गौरव जी बात कर रहे थे हमारी सरकार की कि भाई किसानों के हित की चिंता करें। जब 10 वर्ष लगातार इससे पहले आपकी सरकारें रही तो आप लोगों ने तो कोई चिंता नहीं की। अन्यथा यहाँ तक कि आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को खोल के देखा तक नहीं कि उसमें क्या है, उसके ऊपर कार्य तक नहीं किया। और आज जब हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें आग मत लगाइए, देश को जाने दीजिए। तो अभी तक आजादी
ठीक है, राहुल जी का मैं कमेंट लूंगा। राहुल जी, मुझे उम्मीद है कि आपने राजा साहब की पूरी बात समझी होगी। साथ में मेरा एक सवाल होगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम चंडीगढ़ की वो तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से चंडीगढ़ में जो किसानों का जो आंदोलन के समर्थन में आज कांग्रेस अपनी बात कह रही है, साथ में प्रदर्शन कर रही है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ वहां पर स्थिति है। भाई यही है, उसमें उनके जो है कहीं कहीं महामहिम जी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे, और हमारा जो एक अधिकार है, हमारा जो हमें प्रिविलेज है, उस प्रिविलेज से हमें वंचित रखा जा रहा है। और इसीलिए हम दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द विधानसभा सत्र बुलाया जाए। हमारा अविश्वास प्रस्ताव पे हम हरियाणा की जनता को ये दिखाएं कि किस तरीके से अविश्वास में सरकार जो है आज इन कृषि कानूनों को जो मानने के हठधर्मिता के, उसको लॉजिक नहीं है आज उनके पास इस बात का। वो सिर्फ आज अपनी जिद पे वो सोते हैं हमारी बात जो है वो पिट जाएगी, हमें नीचा देखना पड़ेगा, लेकिन किसानों की बात नहीं माननी, ये उन्होंने फैसला ले रखा है। आज की बैठक से क्या उम्मीद है आपको, कुछ निष्कर्ष निकलने? हम तो यही पहले भी कह चुके हैं कि जितने जल्दी से जल्दी इसका जो है हल निकले उतना किसानों के लिए फायदेमंद है। लेकिन हमें लगता नहीं है कि इस तरह के कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे कि सकारात्मक जो है। तो आपने देखा कि अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे चंडीगढ़ में। जिस तरीके से कांग्रेस का जो प्रदर्शन जारी है, वहां पर तमाम वो नेताओं के साथ में बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। गौरव जैन, रुख में आपका करना चाहूंगा पहला सवाल भी, क्योंकि उस टाइम पे आपकी आवाज चली गई थी कि किस तरीके से दिल्ली में एक रैली होती है कांग्रेस की और उसके बाद नागरिकता कानून को लेकर प्रदर्शन होते हैं। ना सिर्फ प्रदर्शन, हिंसा भी होती है। राहुल गांधी ट्रैक्टर मार्च निकालते हैं पंजाब से और वो हरियाणा में भी निकाला जाता है। फिर हरियाणा और पंजाब के जो किसान है वो दिल्ली में आंदोलन शुरू कर देते हैं। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या वाकई में कांग्रेस का हाथ नहीं है? और साथ में राजा जी की बात का जवाब। किसानों के लिए बिल है और सीधी बात समझिए, जिसके लिए कानून ला रहा, अगर वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा, आप हमें छोड़िए, आप अपने जो घटक दल थे उनको नहीं समझा पाए, तो आप उन्हीं लोगों को तो आप समझाएंगे एक बार जी। अगर आप नहीं समझा पा रहे तो लेकिन गौरव जी जिस तरीके से लगातार तस्वीरें हमने देखी दिल्ली में नागरिकता कानून के दौरान भी, आप तब भी कह रहे थे कि हम साथ में खड़े हैं। आपने शुरुआत में ही आपने लोगों से कहा कि आपके कानून छीनने जा रहे हैं, आपको जेलों में डाल दिया जाएगा, आपके अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें कही गई। अब पंजाब में जब राहुल गांधी पहुंचते हैं, वहां जाकर वो कहते हैं कि आपकी जो जमीनें हैं उन्हें अडानी अंबानी छीन लेंगे, ये कहा जाता है कि आपका एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा, ये ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं। तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं भड़काने में जरूर कांग्रेस का हाथ रहा है? यही वजह है कि किसान जो है आज सरकार की सुनने के बजाय, कानून को समझने के बजाय आंदोलन कर रहे हैं। जी राहुल जी, गौरव जी से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन राजा साहब लगातार हमारे साथ हैं। मैं राजा साहब आपका रुख करना चाहूंगा। गौरव जी से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे इस बात का हम जवाब भी लेंगे, लेकिन एक बात की सच्चाई नहीं मानी जानी चाहिए कि पहली बार इतिहास में ऐसा लगता है कि सरकार विपक्ष के सामने बेबस है, जबकि सरकार पूरी मेजॉरिटी के साथ में, बल्कि प्लस में सत्ता में है, सरकार में है, और अपनी बात को वो किसानों तक और लोगों तक नहीं समझा पा रहा है सही तरीके से कि आखिरकार कृषि कानून कितने फायदे के हैं और किस तरीके के फायदे के हैं, अगर आप दावा कर रहे हैं तो। हम एक बात कह रहे हैं कि हम विपक्ष के सामने विफल नहीं है, ना सरकार विपक्ष के सामने विफल जी। जो ये मुखौटा लेके बैठे हैं आंदोलनकारी, वो किसानों का मुखौटा है। हम चाहते हैं कि एक भी किसान को, देश के एक भी अन्नदाता को नाराज नहीं होने देना चाहते। इसी कारण हम लगातार बैठकों का दौर जारी कर रखे हैं। और जो मेरे भाई गौरव जी बैठे हैं कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के तर्जुमान है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और उनसे ये तो पूछिए इस कानून को रद्द क्यों किया जाए, किन किन प्रावधानों पे ऐतराज है, प्रावधानों की बात करें ना। किसानों को किस प्रावधान पे ऐतराज है, बात प्रावधानों पे होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी रिफॉर्म्स को बंद कर दो, रिफॉर्म्स आना ही नहीं चाहिए। सरकार को चिंता है, सरकार रिफॉर्म्स लाना चाहती है कृषि के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, और ये वो कांग्रेस है जो कृषि कानूनों के अंदर रिफॉर्म्स नहीं आने देना चाहती। आज भी किसान को ये पिछड़ा रहने देना चाहती है, किसान को ये लोग सशक्त नहीं होने देना चाहते। जो लोग कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं वो किसानों के हितैषी नहीं हो सकते। जो लोग इस कानून के अंदर प्रावधानों के अंदर चर्चा करते थे कि इन प्रावधानों पे बदलाव किया जाना चाहिए,
उस प्रावधानों पे बदलाव की जरूरत है, ना कि कानून को रद्द करने की। हर बार अगर कानून रद्द होता रहा तो जैसे आजादी के बाद आज तक देश का किसान आत्महत्या करता आ रहा है, आत्महत्या करने से मजबूर है, कर्जे में डूबा हुआ किसान है, उस किसान को कैसे निजात दिलाया जा सकता है? सरकार जो है किसानों को कर्जा मुक्त करना चाहती है, किसानों को की आय बढ़ाना चाहती है, जिस कारण हम इस कानून के माध्यम से उनको एक विकल्प दे रहे हैं, ना कि उनके ऊपर जबरदस्ती है कि कानून ये को जो माने। बातें आप जो इतने मंडियां भी फायदे बनी आप रह रही गिना हैं, रहे सारी हैं गौरव व्यवस्थाएं जी से हम बनी- जवाब लेंगे, लेकिन जो फायदे आज आप गिना रहे हैं और बहुत सारे नेता हैं वो भी लगातार गिना रहे हैं, ये बात अब किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे? क्यों आखिरकार किसान जो है इन बातों को नहीं समझ पा रहे? क्या वजह आपको नजर आ रही है? क्या मुख्य बात है कि सरकार आज अपने संदेश को किसानों तक नहीं पहुंचा पा रही है? उनका करा और उसने इतना भला करा कि पिछले 70 सालों में जैन साहब रुक करूंगा मैं, जैन साहब रुक करूंगा आपका, राजा साहब से कमेंट। वो उससे ज्यादा खराब हो गई। आज आप देखिए हमारी जो जीडीपी है वो -23% पे जा रही है। भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, जब चीन का युद्ध राजा हुआ था, साहब तब का भी जवाब ले रहा हूँ गई। गौरव जी, तो मैं ये जो आपका सरकार जवाब की लूंगा। मंशा है, और एक बात बताइए, जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है तो क्यों अडानी और अंबानी की जो संपत्ति है वो दिन दुगनी और रात चौगनी हो रही है? इस बात का जवाब दीजिए। जो आपके सरकार की खुद के आंकड़े हैं, गौरव जी राजा जी ने बहुत साफ सवाल ये पूछा है, गौरव जी साफ सवाल ये पूछा है कि कौन से प्रावधानों से आपको लगता है कि किसानों के हित में नहीं है? ऐसी कौन सी बात आपको लगती है कि नए कृषि कानून में ये जो बात है वो किसानों के खिलाफ है? आप थोड़ा जवाब दे दीजिए ताकि वो भी बेहतर तरीके से समझ सके कि किस तरीके से कानून जो किसानों के खिलाफ है। बता दीजिए कौन से ऐसे बिंदु है? देखिए, 60 किसान मर गए, मोदी जी ने कभी भी उसके ऊपर ट्वीट नहीं किया। वहां तो पंजाब के जिलों में खबरों में हमला हुआ, मोदी जी को गाली डाले रहते हैं। तो इस प्रकार से मोदी जी किसके प्रधानमंत्री हैं? देश के हैं कि सिर्फ अडानी और अंबानी के हैं? तो इन्हीं की सिर्फ आपको बात और लगेगी और किसी और की बात नहीं करेंगे। आप तो इतना तो जवाब दे दीजिए मुझे। राजा साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन गौरव जी कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो आपको लगता है कि जो किसानों के खिलाफ हैं? कौन से ऐसे प्रावधान हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं? राजा साहब को उनको भी बताइए, वो पूछ रहे हैं। जी गौरव जी, एक बार फिर से रिपीट कर सकते? गौरव जी, जो प्रावधान हैं, ऐसे कौन से प्रावधान आपको लगते हैं जो किसानों के खिलाफ हैं? कौन से बिंदु आपको कृषि कानून में ऐसे नजर आ रहे हैं? देखिए, जो मेन जो लूपहोल है कृषि कानून में, जो मुझे समझ में आते हैं और जो किसान अधिकतर बोल रहे हैं, वो यही है कि एक तो आपने सबसे पहले इसमें जो एसेंशियल कमोडिटीज का जो एक्ट है, जिसको आपने एक तरीके से अमेंड करा, और वो आपने करा कब? जब आप उसमें दे रहे हैं कॉर्पोरेट को आने की इजाजत। अर्थात ये हुआ कि पहले जब एक आप लिमिट तक और एक समय तक आप एक स्टॉक जो होता था उसको होल्ड कर सकते थे। अब आप क्या करेंगे? जो कॉर्पोरेट है उसके पास इतनी पावर है कि वो उसको अपने हिसाब से कर सकता है। के साथ कहता कि आपने एक पूरी तरीके से खत्म कर दिया और एक जो सरकारी व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया। तो उसी प्रकार से जो सरकारी व्यवस्था है जो बनी हुई है, आप समझिए बिहार में क्या हुआ था। बिहार में 2005 में एपीएमसी एक्ट हट गया था। आज वहां पर देखिए जो औसत आय है किसानों की वो है 48,300, जबकि पंजाब में जहां पर जो मंडी व्यवस्था है वो बरकरार है, वहां पर जो किसान की औसत आय है वो है 2,72,000 रुपए। तो जो अंतर है वो साफ है, और ये जो अंतर है इसी को जो भारत सरकार है वो नहीं चाहती कि किसान इतना सशक्त रहे। और ये मैं आज से नहीं बोल रहा, 2015 में भी इन लोगों ये कानून जब लाए थे, लैंड रिहेबिलिटेशन बिल जब लाए थे, उसके द्वारा भी पहले दो बिंदु आपने बताए हैं, इन दो बिंदुओं को थोड़ा समझ लेते हैं और राजा साहब का इस पर जवाब भी ले लेते हैं। राजा साहब, दो बिंदु उन्होंने रखे, एक तो जिस तरीके से स्टोरेज की जो क्षमता है जिसको लेकर जिस तरीके से विवाद जिस पर हो रहा है, दूसरा मंडी को लेकर जो बातें कही जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मंडी खत्म हो जाएंगी अगर इस तरीके से ओपन मार्केट में चीजें बेची जाएंगी, उसको लेकर भी उन्होंने उदाहरण भी पेश किया है बिहार का। गौरव जी को शायद यही तो हम कह रहे हैं, ये लोगों को पता कुछ है नहीं, ऐसे ढिंडोरा पीट रहे हैं। पहले नंबर ये बताइए ना कि इस कानून से मंडियां कहाँ खत्म हो रही है। इनको तो ये भी ज्ञान नहीं है कि मंडियां खत्म नहीं हो रही है। इनको पहले ये स्टडी करना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो ये गुमराहियत फैला रहे हैं। ये लोग गुमराहियत फैलाना बंद करिए, जो सही है जो सत्य है उसको सामने रखिए।
मंडियों का खतरा नहीं है, मंडियां बनी रहेंगी। किसानों को ये वैकल्पिक बाजार दिया जा रहा है जिससे एमएसपी से अधिक मूल्य पे कोई व्यापारी उनकी फसल है, और उसके बाद एमएसपी लिखित की मांग आ रही थी किसानों की, तो हम दे रहे हैं। और उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि ये स्टोरेज की इसके, और इसके लिए पहले भी सरकार के अंदर फूड सेफ्टी के अंदर इसके लिए कानून बना हुआ है, पहले से ही कानून है। हम कहाँ पुरानी व्यवस्था को बंद कर रहे हैं, हम तो नया विकल्प दे रहे हैं। हाँ सर, तो लेकिन आपने कार्रवाई में एक ये प्रावधान भी तो कर दिया है ना कि जब तक या तो महंगाई डबल नहीं हो जाती तब तक आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अलग अलग इस तरीके के आपने प्रावधान दिए, 3 प्रावधान आपने दिए, उसको लेकर भी तो विवाद है। देखिए, ये प्रावधान तो पहले से भी व्यवस्था थी कि किसी भी चीज की जब अगर देश के अंदर उसकी कमी आ जाती है, स्टोरेज आ जाती है, तो उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। किसी भी फसल की कमी होती है देश के, ये पहले से कानून है, कोई नया नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इससे घबराने की जरूरत है। सिर्फ ये लोग गुमराह कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, और कुछ नहीं है। आप ये बताइए ना, मंडी से पूछिए, मंडी कहाँ खत्म हो रही है इस कानून से? किसी भी मंडी को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? राजा जी, एक रिपोर्ट मेरे पास है, उस रिपोर्ट का थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। गौरव जी ने भी जिस तरीके से बताया कि बिहार में 1 लाख से कम जो आय है किसानों की, एनुअल आय, और पंजाब की जो किसानों की है वो करीब 3 के आसपास में, 3 लाख के आसपास में। लेकिन मंडियों को आप जिक्र कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट मेरे पास है, वहां पर यह कहा जा रहा है कि करीब 75% जो मंडियां हैं वो उनके ऊपर संकट है। उनके ऊपर संकट ये है कि जब बाहर चीजें बिक रही हैं तो चाहे वहां पर आड़तियां हो, यहां पर पल्लेदार हो, वहां पर मजदूर हो, चाहे वहां पर जो टैक्स के जरिए जो बाकी कामकाज मंडी के होते हैं वो खतरे में पड़ रहे हैं। ये बात कही जा रही है, रिपोर्ट है। वसीम राजा साहब। जी मोहित जी, आपकी आवाज पूरी नहीं है। वसीम साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, आप लगातार ये कह रहे हैं कि जो ये तो एक वैकल्पिक एक बाजार है, वो उसका असर जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट सामने आई है, 75% मंडियों पर संकट बताया जा रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मंडियों के ऊपर संकट है, कहने की बातें हैं। मंडी जब हम बंद करेंगे तब संकट आएगी ना। और बार बार आप जिक्र करते हैं बिहार की, और जिस टाइम बिहार की आप बात करते हैं उस वक्त केंद्र में सत्ता में कांग्रेस थी, ना कि हम थे, ठीक है। उसके बाद बिहार के जो किसान है बहुत छोटे किसान है, बड़ा किसान कोई नहीं है। वहां पे किसान जो है मंडियों के अंदर अपना अनाज बेचने बहुत कम मात्रा में लोग जाते थे, बहुत कम फसलें जो थी जो मंडियों में बेची जाती थी। इस करके वहां पे जो इस चीज के लिए परिवर्तन किया गया। लेकिन पंजाब के अंदर मंडी व्यवस्था बनी है, हरियाणा के अंदर मंडी व्यवस्था बनी है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान जो है अपने फसल को मंडियों में बेचते हैं। और हम पंजाब और हरियाणा की मंडियों को खत्म नहीं कर रहे हैं, ये आपको भी पता है। हरियाणा के अंदर एक बहुत भारी भरकम लागत के साथ हम भाजपा की सरकार जो है, हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री जो नई मंडियों का निर्माण करवा रहे हैं। तो अगर सरकार जो है एक भारी भरकम निवेश मंडियों के ऊपर कर रही है, तो उससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार जो है मंडी व्यवस्था बंद नहीं करनी चाहिए, नहीं करने जाएगी। ये इनको पता होना चाहिए, क्योंकि सरकार 1-2 दिन के लिए या कुछ समय के लिए किसी भी क्षेत्र में बड़ा निवेश नहीं करती है। अगर सरकार एक बड़ा निवेश हरियाणा के मंडियों में कर रही है तो इनको गुमराह करने की जरूरत नहीं है कि मंडियां बंद होगी। और क्या हरियाणा और पंजाब के अंदर पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करती थी क्या? पहले भी पंजाब के अंदर बहुत ऐसी फसलें हैं जिससे सरकार, जो किसान जो है कॉन्ट्रैक्ट करके फार्मिंग करते थे, ठीक है सर, व्यापारियों के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर व्यापारियों के पास ज्यादा पावर होती थी, जो व्यापारी है जो ज्यादा मजबूत होता था। लेकिन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो प्रावधान आया, कानून आया है, उसमें सारे अधिकार जो है किसानों को हम दे रहे हैं। हम किसान को मजबूत कर रहे हैं, व्यापारी कभी भी भाग के ठीक है, आप किसानों को मजबूत कर रहे हैं, व्यापारी जो भाग ना सके उसके ऊपर भी आपने प्रावधान आप लेकर आए हैं। गौरव जैन जी, मैं आपका आखिरी कमेंट लेना चाह रहा था, लेकिन समय की कमी के चलते आपका आखिरी कमेंट नहीं ले पाया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आज की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, और इस बैठक पर सभी की निगाहें हैं, और निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से भी अब तक की 9 दौर की जो बैठक रही है उनको लेकर जो विवाद रहा है, क्योंकि उनमें कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। यही वजह है कि आज सभी की निगाहें आज की इस बैठक पर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में आज ये पहली बैठक होने जा रही है। लेकिन आखिरकार कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं, सभी लोग ये जानना चाहते हैं, कौन सी ऐसी मांगे हैं जो किसानों की हैं और जो सरकार नहीं मान रही है। तो आपको बता दें कि सबसे पहली जो मांग है, खेती से जुड़े
तीनों कानून को रद्द करने की है। किसानों के मुताबिक इससे कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा, ना कि सिर्फ किसानों को। उनका यह भी कहना है कि सरकार का रुख है इस पर कि कानून वापस नहीं ले सकते, संशोधन कर सकते हैं। आज भी इसी को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। इसी को लेकर किसानों के बीच में, सरकार के बीच में तीखी बहस चल रही है। दूसरे अगर पॉइंट की हम बात करें तो आपको बताएं कि एमएसपी का कानून बने ताकि उचित दाम मिल सके किसानों को। ये कहना है, ये मांग है किसानों की। इस पर जवाब आखिरकार क्या है सरकार का? सरकार का रुख है कि आंदोलन खत्म करने को तैयार हैं तो हम आश्वासन दे सकते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन अगर आप खत्म करते हैं तो हम लिखित तौर पर आपको यह आश्वासन देते हैं कि एमएसपी जो है वो खत्म नहीं होगी। तीसरी जो कानून को लेकर जो बात कही जा रही है, तीसरी जो मांग है किसानों की, वो क्या है? नया बिजली कानून ना आए क्योंकि इससे किसानों की बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। सरकार का रुख है, बिजली कानून 2003 से ही लागू है, नया कानून नहीं आएगा, यानी कि इसको लेकर समझौता बन चुका है। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ की ये तस्वीरें। आपको बताएं कि चंडीगढ़ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन ये ताजा तस्वीरें जहां पर आपको प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही होंगी, राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज उन्होंने किसानों के समर्थन में इसका आयोजन किया है। आपको बता दें कि पूरे देश में जितने भी जो राजभवन है उनके घेराव का कार्यक्रम किसानों को उनके समर्थन में कांग्रेस के द्वारा आज ये किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुद वहां पर राहुल गांधी मौजूद हैं और साथ में प्रियंका गांधी मौजूद हैं। लेकिन इसी के साथ में अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्योंकि लगातार पूरे देश में जगह जगह पर राजभवनों को घेरने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, दूसरी तरफ बैठक चल रही है, अभी क्या स्थिति चंडीगढ़ में है, विस्तार से बताएं। जी देखिए, इस समय जो कांग्रेस का जो कार्यालय है सेक्टर 9 में, उसके पास में बैरिकेडिंग की गई हुई है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और जो बड़े नेता हैं हरियाणा से संबंध रखने वाले, वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये राज्यपाल का जो निवास स्थान है उसका घेराव करने की इनका प्लान है और उसके लिए बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। बैरिकेडिंग हरियाणा पुलिस के और चंडीगढ़ पुलिस के 300 जो अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं। टोटल 600 जो कर्मचारी हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस के यहाँ नियुक्त किए गए हैं ताकि वो जो है कि यहाँ इनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यहाँ से रोक सकें। अब जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि जो 5 से 10 जो बड़े नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के, उनको बस में बैठाया गया। हो सकता है कि उनको राज्यपाल के निवास स्थान पर ज्ञापन देने के लिए जाने दिया जाए या फिर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस तरह की जानकारी मिल रही है, लेकिन इसकी आधारिक पुष्टि जो है अभी तक नहीं हो पाई है। आप ये देख पा रहे हैं कि कितने यहाँ पर कई सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कि पुलिस के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि उनको उस तरफ जाने दिया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन साथ में अगर हम जानने की कोशिश करें, आपने कहा कि कई बड़े नेताओं को बस में ले जाया गया है, हो सकता है कि राजभवन में पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे। कौन कौन से वो नेता हैं, क्या हम नाम जान सकते हैं? क्या आपको इस बात की पुष्टि अब तक हो पाई है, कौन कौन से नेता हैं? जी, जैसे कि हमारे पास जानकारी है, जो हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी है विवेक बंसल, कुमारी शैलजा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके जो ये जो और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और वो यहाँ इस जो बस में मौजूद हैं। जो हमारे पास जानकारी, उनके अलावा 2-4 अन्य जो विधायक और जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी उस बस में मौजूद होने की हमारे पास जानकारी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद है और भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं। क्या किसी को हिरासत में लिया गया है? क्या जानकारी इसको लेकर पुलिस ने दी है और क्या सख्ती की जा सकती है इन तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर ये नहीं मानते, यहाँ से नहीं हटते हैं तो? जी देखिए, अगर कार्यकर्ताओं को दूसरी तरफ जाने में अगर अड़े तो चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा पुलिस की जो संयुक्त जो टीम है यहाँ पर बैरिकेडिंग करके खड़ी है। वाटर कैनन भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि अगर किसी तरह की इस तरह की जो बल प्रयोग करना पड़े या वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़े तो वो किया जा सकता है। लेकिन रही बात गिरफ्तारी की, तो इस तरह की अभी कोई आधारिक पुष्टि नहीं हुई कि कुछ की नेताओं को गिरफ्तार किया गया है या उनको राज्यपाल के जो निवास स्थान है उसमें जाने के लिए उनको 5 से 10 जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनको अनुमति मिली है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि चंडीगढ़ और हरियाणा पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो दूसरी तरफ खड़े हैं। उनका यही मांग है कि हमारे को उधर जाने दिया जाए ताकि हम जो कृषि कानून और या किसानों के हक में और जो बढ़ते पेट्रोल डीजल की जो दाम है उनके लिए हम अपना विरोध जो है राज्यपाल निवास स्थान के सामने जाके विरोध प्रदर्शन कर। बिल्कुल अभिषेक, वो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से वाटर कैनन की बस भी वहां पर मौजूद है, गाड़ी वहां पर मौजूद है।
है, कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं। एक बार जानने की कोशिश करें कि किसानों के समर्थन के साथ साथ कांग्रेस की और क्या कुछ मांगे हैं, और साथ में जो तमाम कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं क्या वो कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, जो हमारी जो कार्यकर्ताओं से और जो तमाम बड़े जो नेता हैं उनसे हमारी अभी जो बातचीत हुई उसमें यही है कि जो कृषि कानून है सरकार को वापस लेने चाहिए, ये उनकी जो है मुख्य मांग है। और दूसरी जो ये है कि जो लगातार जो काफ़ी दिन से जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो जो बढ़ रहे हैं वो भी एक जो है कहीं ना कहीं आम जनता के साथ साथ किसानों को मार कर रहे हैं। तो वो जो मुख्य जो मांग जो है वो यही है कि ये जो तीनों कृषि कानून है इनको रद्द किया जाए और केंद्र सरकार इनको रद्द करने की जो बात है कांग्रेस की ओर से या किसानों की जो मांग है उसको माने। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन साथ में जानने की हम कोशिश करें जिस तरीके से लगातार जो विरोध का सामना हरियाणा सरकार को करना पड़ रहा है, आलम यह है कि लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि संकट में है हरियाणा सरकार, कांग्रेस ने इस तरह के दावे किए हैं और आज प्रदर्शन है कि इस तरह का दबाव सरकार पर पड़ेगा, ना सिर्फ हरियाणा सरकार बल्कि केंद्र सरकार पर। और साथ में संकट को लेकर आपके नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत भी हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा? जी बिल्कुल, देखिए जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार जो है विश्वास खो चुकी है। हरियाणा में की बात करें या फिर पूरे भारत की बात करें, केंद्र में भी क्योंकि भाजपा की सरकार है, तो जिस तरह के रुझान या जिस तरह की बातचीत सामने आ रही है किसानों के द्वारा या जिस तरह का जो प्रदर्शन हो रहा है उससे और जो आम जन में इस तरह की भावना उनका कहना है कि हो गई है कि जो सरकार है वो अल्पमत में है और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लेके आया जाए, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और जो वोटिंग है सरकार के लिए वोटिंग करवाई जाए कि ताकि पता चल जाए कि कितने जो विधायक हैं वो सरकार के साथ खड़े हैं और कितने विपक्ष के साथ। तो ये उनका ये मानना है कि अगर ये वोटिंग होती है तो जो सरकार है वो जरूर अल्पमत में आएगी और सरकार जो है हरियाणा की वो गिर जाएगी। अभिषेक, साथ में जिस तरीके से हम देखें अभय सिंह चौटाला ने बीते रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उससे पहले इस्तीफा भी दिया और आज कांग्रेस का ये प्रदर्शन भी है, क्या इससे लेकर भी आपने कोई सवाल पूछा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, क्या कुछ उनका कहना है अभय सिंह चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ में इस्तीफे पर? जी बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह इस्तीफे की बात करी है उन्होंने पहला भी ये बात कही थी, जो अभय सिंह का जो इस्तीफा है चौटाला का वो उस पर यह है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को राहत देता है, फायदा देता है, क्योंकि अगर वो इस्तीफा दे देते हैं और उनका इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो जो 90 विधायकों का जो विधानसभा में जो उपस्थिति है वो कम हो जाएगी और उनको जो वोट खिलाफ करना चाहिए वो खिलाफत करने से बच जाएंगे। तो इस तरह की जो बात है अब सामने अब तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं या उनकी तरफ से या जो अन्य है उनकी तरफ से कही जा रही है कि ये तीनों जो कृषि कानून है इनको रद्द करे जल्द से जल्द और जो सरकार के जो खिलाफ जो माहौल बना हुआ है उस पर मत जो है राज्यपाल महामहिम जो सत्यदेव नारायण आ रहे हैं उनको विशेष सत्र बुलवा के कांग्रेस को मौका देना चाहिए और अविश्वास प्रस्ताव लाने देना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। जी बिल्कुल अभिषेक, वो तस्वीरें एक बार फिर से आप हमें जरूर दिखाइए, दर्शक भी जरूर देखना चाहेंगे कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं उनका उत्साह किस तरह का है। जी बिल्कुल, देखिए इस तरफ हम मैं दिखाऊंगा आपको कि ये जो तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं ये कांग्रेस के खड़े हैं एक तरफ और यहाँ पर इनको जो है कि ये राज्यपाल के जो नज़दीकी या निवास स्थान है वहाँ पर इनके जाने की मांग है और जो सरकार विरोधी नारे लगाते हुए आपको दिख रहे होंगे, झंडा भी इनके पास कांग्रेस के झंडे और स्लोगन लगी हुई तख्तियाँ भी इनके कार्यकर्ताओं ने पकड़ी हुई हैं जो कह रहे हैं कि ये काले कानून जो है इनको वापस ले, अन्नदाता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, इस तरह के जो स्लोगन हैं वो वैसे लगे हुए तख्तियां इनके हाथ में है। और इस तरह दूसरी ओर जब मैं दिखाऊंगा आपको, ये चंडीगढ़ और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम खड़ी है जो कि यहाँ पर बैरिकेटिंग करके खड़ी है ताकि ये जो कार्यकर्ता हैं ये जो इनकी सीमा इन्होंने बनाई हुई है उसको ना लांगे या किसी तरह की कोई टकराव की स्थिति ना हो और राज्यपाल के निवास स्थान तक ये जो तमाम कार्यकर्ता है ये ना पहुंच सके। जी बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिए, हम वो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के आज राजभवन को घेराव का जो कार्यक्रम पूरे देश में किया गया है। यही वजह है कि तमाम राज्यों में कांग्रेस के राज्य स्तर के नेता हैं उन लोगों की तरफ से कार्यक्रम किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के तमाम जो आला नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो तमाम बड़े
नेता वहां पर मौजूद हैं और साथ में ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, लेकिन साथ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार नारेबाजी केंद्र सरकार के खिलाफ में की जा रही है और साथ में ये मांग की जा रही है कि जो नए कृषि कानून है उन तमाम नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। और साथ में जिस तरीके से लगातार जो तेल के जो भाव बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं हर रोज धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस के द्वारा आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें सीधी दिल्ली से। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एएनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ